जो मंडे को बच्चे वैसे ही करके फिल करके भेजेंगे 10th क्लास का, और उसमें दो टोटल मार्क्स 30 होंगे। चैप्टर 1 है तो शॉर्ट क्वेश्चन उसमें पहले चैप्टर्स के होंगे, और इसी तरह 10 चैप्टर है तो शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन कौन से पहले चैप्टर्स के लिए इसमें आ सकते हैं। सबसे पहले ये चंद डेफिनेशन ये सारे बच्चों को ऑलमोस्ट आती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस इक्वेशन को कहते हैं। सबसे पहले ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन है कैसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें अननोन वेरिएबल है स्केयर पावर। एन इक्वेशन in which unknown variable has square power but no higher power, square power but no higher power is called quadratic equation। मतलब इसका मतलब क्या है, हर वो इक्वेशन किसे कहते हैं जिसमें इक्वल आ, मतलब किसी ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x है, अननोन वेरिएबल आपका x है, यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल x यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे 5 है, तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। अगर अननोन वेरिएबल की स्केयर पावर, हम ये कह रहे हैं ऐसी इक्वेशन, अब सबसे पहले मैं कहता हूं इस इक्वेशन में अननोन वेरिएबल क्या है, x है, और x की पावर मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, स्केयर पावर होनी चाहिए। मतलब स्केयर पावर हमारे पास यहाँ पे स्केयर पावर होनी चाहिए और स्केयर से बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। ये दो खूबियां जिस इक्वेशन में होंगी, इक्वेशन ऐसी चीज को कहते हैं जहां पे इक्वल है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की स्केयर पावर हो, उससे बड़ी पावर ना हो, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास x की 3 है और 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? मैक्सिमम जो अननोन वेरिएबल की पावर स्केयर होनी चाहिए। यहाँ पे स्केयर पावर नहीं है, स्केयर से बड़ी पावर। दो कंडीशनें हैं, कोई भी इक्वेशन हो, इक्वेशन जहाँ पे इक्वल हो, कोई भी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की स्केयर पावर हो, स्केयर से बड़ी पावर ना हो, तो यहाँ पे स्केयर से बड़ी पावर 3 आ गई, तो सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 4x + 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यहाँ पे इसमें हायर पावर तो नहीं है, स्केयर से हायर पावर तो नहीं है, लेकिन स्केयर पावर भी नहीं है। इसके हर वो इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की स्केयर पावर होनी चाहिए, स्केयर पावर होना मस्ट है। यहाँ पे स्केयर पावर नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी जिसमें अननोन वेरिएबल्स की पावर स्केयर हो और स्केयर से बड़ी पावर ना हो। मतलब स्केयर होने की पावर भी जरूरी है और इससे बड़ी पावर भी ना हो, बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। मतलब 2 से बड़ी पावर ना हो तो ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो इसके बाद दूसरी डेफिनेशन जो है रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? अब दूसरी डेफिनेशन, ये जो 5-6 डेफिनेशन है, बोर्ड का जो मर्जी पेपर उठा के देख लें, इन 5-6 डेफिनेशनों में एक डेफिनेशन जरूर आई होगी जो मैं आपको बता रहा हूं 2 मार्क्स की। रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जो रिमेन्स अनचेंज्ड है, जो ना बदले। कब ना बदले? जब x की जगह पे 1 over x को रिप्लेस करें। हम कहते हैं एन इक्वेशन इन विच which remains unchanged when x is replaced। x की जगह पे आप क्या लिखें? 1 over x लिखें।
जैसे ये इक्वेशन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन किस इक्वेशन को कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जो ना बदले। कब ना बदले? जब हम x की जगह पे 1/x लिखे, यानी कि हमारे पास जो भी इक्वेशन हो उसमें x की जगह पे 1/x लिखे और एक वही इक्वेशन आ जाए जो पहली इक्वेशन थी, तो ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। An equation which remains unchanged when x is replaced by 1/x is called reciprocal equation। ठीक है, अब रेसिप्रोकल इक्वेशन हमारे पास फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल हम देखते हैं कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब और क्लियर हो जाएगा। e dot x plus 1/x is equal to 0। अब देखना क्या ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब कैसे चेक पता चलेगा ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है? अगर इसमें x की जगह पे हमने क्या लिखा, 1/x लिखा, यानी कि जहां जहां x है वहां पे 1/x लिखेंगे, और अगर यही इक्वेशन वापस आ जाए तो इसको रेसिप्रोकल इक्वेशन कहेंगे। मतलब ये x है, x की जगह पे 1/x, ये 1, इस x की जगह पे 1/x इज इक्वल टू 0। ये 1/x एज इट इज, ये फ्रैक्शन ऊपर आएगी। अगर फ्रैक्शन के ऊपर में फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन ऊपर आके चेंज हो जाती है। ये 1/x है तो ऊपर आके x/1 इज इक्वल टू 0। जब ये फ्रैक्शन के ऊपर आता है तो फ्लिप हो जाती है रकम। 1/x 1x से मल्टीप्लाइड होगा, x नीचे 1 नहीं लिखते होते हैं, तो अगर प्लस का साइन हो तो हमने x पहले लिख लिया और 1/x बाद में लिख लिया। अब देखिए हमने यहाँ पे पुट किया था x की जगह पे 1/x, जो ये इक्वेशन है वही ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन नहीं बदली। कब नहीं बदली? जब हमने x की जगह पे 1/x रिप्लेस किया। इधर इस इक्वेशन में जहां पे भी x था हमने 1/x लिखा और यही इक्वेशन वापस आ गई, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? इस इक्वेशन का नाम रेसिप्रोकल इक्वेशन होगा। रेसिप्रोकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो अनचेंज रहे, यानी कि हमने अनचेंज रहे, जो ये है वही ये है। जब कब ये अनचेंज रहे? जब x की जगह पे 1/x पुट करें, तो ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन। तीसरी, इस चैप्टर में से 5 डेफिनेशन है, बोर्ड के पेपर में सिर्फ एक डेफिनेशन उनमें से आनी है। अब आती है अगली डेफिनेशन हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पहले चैप्टर्स में मैं डेफिनेशन भी दूंगा, इन्हीं में से होंगी टेस्ट में। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जब आपका वेरिएबल किसे कहते हैं? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, वेरिएबल हम इस चैप्टर में x को कहते हैं। जब ये वेरिएबल पावर्स में होगा, एक्सपोनेंट पे होगा, एक्सपोनेंट का मतलब ही पावर्स होता है। जब ये x पावर में होगा तो ऐसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यानी कि सेम इसी तरह एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल कहां होना चाहिए? एक्सपोनेंट का मतलब पावर्स में, वेरिएबल अकर्स एज एक्सपोनेंट का मतलब पावर्स की शक्ल में हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर एज एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहां पे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, अब इसमें क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 2 है और +2 इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे मैं पावर में x लिख दूं तो ये आपका जो वेरिएबल है ये एक्सपोनेंट पे आ गया। मतलब पहले आपके पास वेरिएबल नीचे होता था, पावर ऊपर होती थी। अगर आपका वेरिएबल एक्सपोनेंट पे हो, पावर में हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसकी जो मर्जी जैसे मर्जी एग्जांपल x + 2 कर लें, सिर्फ आपने वेरिएबल को x को पावर में शो करना, चाहे इसके ऊपर भी x लिख लें। तो इस तरह की इक्वेशन जब उसके मतलब कांस्टेंट पे, ये कांस्टेंट नंबर है और इसके एक्सपोनेंट पे वेरिएबल हो x हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मतलब कोई भी इक्वेशन जिसमें x पावर्स में होगा, एक्सपोनेंट पे होगा, एक्सपोनेंट का मतलब पावर्स होता है, तो ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगली डेफिनेशन रेडिकल इक्वेशन, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम हो जाए,
तो आप टेस्ट में इसके अकॉर्डिंगली तैयारी कर लें। रेडिकल इक्वेशन, चौथी डेफिनेशन, रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी मतलब एक होता है रेडिकल साइन, इस तरह के साइन को हम रेडिकल साइन बोलते हैं, इस तरह के साइन को रेडिकल साइन कहते हैं। जब यहां पे तो छोटा सा 3 लिखा हो तो तब भी ये रेडिकल साइन होता है। जब ऐसी इक्वेशन जिसमें जो आप मतलब आप यहां पे लेंगे एन इक्वेशन, यहीं से स्टार्ट आप इक्वेशन की बात करें, जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा एन इक्वेशन से स्टार्ट होगा। जैसे हमने कहा एन इक्वेशन इन विच अननोन वेरिएबल, एन इक्वेशन इन विच, ये रेडिकल इक्वेशन है। तो एन इक्वेशन कैसी इक्वेशन, तो हम रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। ऐसी इक्वेशन इन्वॉल्विंग, जिसके अंदर क्या हो, इन्वॉल्विंग वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल हो, क्या इतने बात का क्या मतलब, x + 5 और यहां पे x + 2 है। अगर देखें ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर एक वेरिएबल x यहां पे भी है, यहां पे भी है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल, वेरिएबल किसके अंदर होना चाहिए? अंडर द रेडिकल साइन, अंडर द रेडिकल साइन। या आपके ऐसी इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्विंग वेरिएबल जो हो, या ऐसी इक्वेशन अगर देखिए एक होता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन भी अगर आप इस डेफिनेशन में लफ्ज ले आए तो ये x + 5 एक एक्सप्रेशन है। अगर यहां पे इक्वल टू 0 लिख दें तो ये एक्सप्रेशन की इक्वेशन है। अगर मैं कहता हूं 2x + 9 तो दिस इज एन एक्सप्रेशन, अगर इसको इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के अंदर ये एक्सप्रेशन है। अब आपने इसमें ये कहा एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल, वेरिएबल एक्सप्रेशन, जो वेरिएबल का एक्सप्रेशन है वो किसके नीचे होना चाहिए? अंडर द रेडिकल साइन के नीचे हो। तो ऐसी इक्वेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। मतलब क्या, अब हमारे पास भी एक इक्वेशन है, अगर मैं इधर रेडिकल साइन लगा, इस तरह का लगा दूं, यहाँ पे 3 लिख दूं, जो मर्जी लिख दूं, 5 लिख दूं, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन थी, इसमें ये एक एक्सप्रेशन था, और ये एक्सप्रेशन में वेरिएबल है। इस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्विंग वेरिएबल एक्सप्रेशन, ये आपका जो इस एक्सप्रेशन में एक x वेरिएबल इन्वॉल्व है, और ये किसकी छत के नीचे है? रेडिकल साइन के नीचे है, तो इसलिए इसको रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें आपका वेरिएबल जो हो वो अंडर द रेडिकल साइन हो, तो ऐसी इक्वेशन को आप रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। अब अगली डेफिनेशन, अब आगे बात ये है, ये 4 डेफिनेशन होंगे, इन चारों में से बोर्ड में एक जरूर आती है, या कभी बात हो कितने मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। हाउ मेनी मेथड, पेपर में ऐसे पूछा जाता है बार बार, हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 3 मेथड होते हैं। अब ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक। नंबर 1, 3 मेथड होती हैं। एक होता है कॉम्प्लीटिंग स्केल, आपने इसके जवाब में लिखना है ये देयर आर 3 मेथड, वन इज कंप्लीटिंग स्केल, नंबर 2 फैक्टराइजेशन, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 3 मेथड होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने तीनों का नाम लिख लेना है। अब एक बाद में ऐसे क्वेश्चन आता है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये 6 बन जाते हैं, तो 6 में से सिर्फ एक आता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैं वही शीट के बाद जो दी हुई है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने सेलेक्ट की है। राइट द नेम ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और राइट इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये बात से आता है राइट, बस ये 6 डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले आपने कहना है, ये पूछा गया है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने मार्कर के साथ या यही है डी लगानी है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और b भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब ये दोनों, इसके आगे ये भी आपने लिखना है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब उसकी डेफिनेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? नंबर 2 मैंने पूछा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो क्या होता है, इसको हमने क्वेश्चन में अप्लाई भी किया था। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2। बस ये इतना आपने इसके आंसर में लिखना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने शीट दी हुई है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने क्वेश्चन, आप ये 6 डेफिनेशन हैं, जो मर्जी पास पेपर आप ले लें, इन 6 में से एक क्वेश्चन जरूर शॉर्ट में आया होगा, जो भी बोर्ड का पहला पेपर बनता है तो उसमें। अब आप एक क्वेश्चन में कहा गया सॉल्व करें 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x, जो शीट दी गई है उसका ये क्वेश्चन नंबर 8 है शॉर्ट के लिहाज से। 15x प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। ये 10th क्लास के चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिहाज से। अब हमने सबसे पहले 15x प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया। फिर सोच रहे हैं यहाँ पे 5, ये भी 5 के टेबल पे जाता है, 5 कॉमन आ, इधर x है, यहाँ पे x है, छोटी पावर दोनों में से कौन सी है? x है, 5x कॉमन लेकर 5x स्क्वायर में से 5x कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या रह गया? x रह गया। 5 भी बाहर आ गया, x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 5 भी बाहर, x भी एक पावर यहाँ पे रहेगी। अब माइनस की जगह पे ये माइनस 5 3 15 इज इक्वल टू 0। मतलब 5 के टेबल में 15 कहां पे आता है? 5 3 15 और x को बाहर कॉमन चला गया। अब यहाँ पे दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो गए, एक ये और एक ये वाला फैक्टर, तो हम इन दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे। 5x 5 मल्टीप्लाई x और 5 के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई हो रहे, इधर आके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 0। अब 3 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस x इज इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन सेट आप इसमें जहां पे भी सॉल्व लिखा हो तो सॉल्यूशन सेट जरूर लिखना होता है उस क्वेश्चन में। अगर कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन सॉल्यूशन सेट नहीं लिखना होता। सॉल्व में हम क्या लिखेंगे? एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू 3 है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो शीट में लिखा हुआ है। 9 में हमने ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बड़े एक मुख्तसर से सिलेक्ट किए गए जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। अब ये क्वेश्चन है 9 नंबर, आपने इसे सॉल्व करना है और इसको भी कहा गया सॉल्व करना। सॉल्व का मतलब सॉल्यूशन से लिखना और y की कीमतें फाइंड करनी है। तो 3y स्क्वायर और y इस रकम से मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड होती है, ये भी y है ये भी y है। जब दो y से मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड होती है, जब डिवाइड हो तो पावर माइनस होती है। ये y से मल्टीप्लाई 1 + 1 2 हो जाएगा, ये y - 5 से मल्टीप्लाई -5 आएगा। अब सारी रकमें इसके साथ कोई साइन नहीं, प्लस का साइन होता है। ये सारी रकमें एक तरफ ले आते हैं, 3y² माइनस ये 1y² इसके साथ कोई ऑप्शन ना हो तो 1y² इधर आके माइनस, और ये 5y माइनस हो गया, इधर आके प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये इसमें ये प्लस नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? जिनके साथ वेरिएबल सेम होंगे वो कोएफिशिएंट प्लस माइनस होंगे। इसके साथ भी y स्क्वायर, इसके साथ भी y स्क्वायर। तो 3 में से 1 माइनस हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि दोनों के साथ y स्क्वायर है। अगर यहाँ y होता तो यहाँ उसमें प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो 3y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर निकाला तो 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे मतलब ये 5y एज इट इज, 3 में से क्या 2 और y स्क्वायर साथ एज इट इज। इनमें से y कॉमन लिया, दोनों रकमों में से 2y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब y 0 के इक्वल है और 2y प्लस 5 0 के इक्वल है। 5 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया। मतलब हमने इस दो फैक्टर मल्टीप्लाई थे, y को भी 0 लिख लिया और इसको भी 0 लिख लिया। अब y 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये 2 और y के दरमियान कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई होता है तो ये 2 इधर आके डिवाइड होता है। और हम इसका सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे? अगर एक प्लस और एक नेगेटिव जो आवा है तो नेगेटिव वाली वैल्यू पहले लिखते हैं और पॉजिटिव वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं। ये था उस शीट के मुताबिक हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन, उसमें मैंने शीट में लिखा 2x माइनस, ये रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिया हुआ है 2 चैप्टर 1 की, और ये काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आपने ये 10 नंबर रिव्यू का आई थिंक ये वाला लास्ट क्वेश्चन है क्या, तो आपने इसमें भी कहा जाता है सॉल्व करें। सबसे पहले हमने देखा स्केल को खत्म करने के लिए हम कैसे खत्म कर सकते हैं? टेकिंग स्केल को खत्म करने के लिए स्केल रूट लेना पड़ता है। तो इस साइड पे भी हम स्केल रूट लेंगे और इस साइड पे भी स्केल रूट लेंगे। और स्केल रूट लेते हुए प्लस माइनस भी हम लिखेंगे ये कांस्टेंट नंबर वाली साइड पे। यहां पे आप लिख भी सकते हैं टेकिंग स्केल रूट ऑन बोथ साइड। अब ये स्केल रूट से कैंसिल, 2x माइनस 1/2। 9 का स्केल कैलकुलेटर में क्या करेंगे? 9/4 लिख के स्केल रूट करेंगे 3/2। 9 का स्केल रूट 3 होता है, 4 का स्केल रूट 2 होता है, नहीं तो कैलकुलेटर से भी। अब इसको एक दफा हम इस रकम को एक दफा प्लस के इक्वल लिखेंगे और एक दफा इसको माइनस के इक्वल लिखेंगे। मतलब 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3/2, 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। मतलब इस रकम को एक दफा हमने प्लस के इक्वल और एक दफा माइनस के इक्वल। अब ये 1/2 माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब यहां पे ये नंबर माइनस हो रहा है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, 2x एज इट इज रह गया। अब कैलकुलेटर से कर लें 3/2 प्लस 1/2 या इसके एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आए तो ये 3 प्लस 1 एज इट इज, मतलब 2 है। या कैलकुलेटर में भी इससे सॉल्व करते हैं 3/2 प्लस 1/2 तो कैलकुलेटर 2 बता देगा। 3 में 1 प्लस किया 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। अब ये दूसरा हमने इसको भी सॉल्व करना है, 2x इक्वल 1/2 उधर चला गया, माइनस 3/2 प्लस 1/2, ये तो माइनस हो गया, इधर आके प्लस हो गया। अब कैलकुलेटर पे जब ऐसे इसे सॉल्व करते हैं एलसीएम 2 आएगा तो -3 भी एज इट इज और 1 भी, -3 प्लस 1 -2/2, 2x 2 से करीब होगा तो -1, 2 इधर 2 और x के दरमियान कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होगा? 1/2 और 1, दोनों में तो जो मर्जी पहले लिख लें, जो मर्जी बाद में लिख लें। यहाँ पे ओके आपको समझ में 2 से कैंसिल हुआ तो -1, 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया और -1/2 ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अब इसके बाद 12 क्वेश्चन है कि मैंने कहा हुआ है ये भी रिव्यू एक्सरसाइज से लिया हुआ क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। 11 थोड़ा सा लेंथी है, तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 1/x प्लस 4 और प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 और कहा जाता है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म है, बच्चे ऐसे इसको सॉल्व भी करके आ जाते हैं। सिर्फ आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, सिर्फ आपने इक्वेशन में x स्क्वायर x और कांस्टेंट नंबर की शक्ल में लिखना है, तो हमने सिर्फ ये काम करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने एलसीएम लिया, जब भी दो फ्रैक्शंस आए, एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, जब दो फ्रैक्शंस के बिटवीन प्लस या माइनस हो तो आप एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, x + 4 और x - 4, दोनों डिफरेंट रखते हैं, दोनों एलसीएम। अब उसने सोचना है क्या ये 1 किसी से मल्टीप्लाई होगा या नहीं, ये ऊपर वाला नंबर हम एज इट इज लिख लेते हैं और इसको सोचने के लिए इस रकम को कंपेयर करते हैं इसके साथ। यहाँ पे भी x + 4, यहाँ पे भी x + 4, एलसीएम के बाद जो एक्स्ट्रा चीज होगी वो ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगी। देखिए ना, यहाँ पे 1 लिखा, x + 4, यहाँ पे भी x + 4, इसके पास एक्स्ट्रा क्या चीज है, x - 4, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x - 4 से। अब इसी तरह ये 1 है, ये 1 लिख लिया। अब यहाँ पे भी x - 4, यहाँ पे भी x - 4 है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x + 4 से। यानी कि हमने इस रकम को कंपेयर इससे करना है, यहाँ x - 4, यहाँ पे भी x - 4, इसके पास एक्स्ट्रा एलसीएम के पास क्या चीज है, x + 4, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x + 4 से। अब 1x से मल्टीप्लाई 1x, 1 4 से मल्टीप्लाई 4, 1x 1 4 से मल्टीप्लाई 4, और नीचे एक फार्मूला होता है, जब भी दो रकमें, ये x है, ये भी x है, ये 4 है, ये भी 4 है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, हमने a + b और a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सेम रकमे x4 यहाँ प्लस है या माइनस है, तो इसको मल्टीप्लाई करने का एक फॉर्मूला, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, वैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं x को इससे भी तो वैसे भी ठीक है, तो फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब दो रकमें सेम एक में से हो, एक में प्लस और एक में माइनस हो, तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर 4 प्लस का 4 माइनस का कैंसिल, 1 और 1 कितने होते हैं, 2x, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, x² - 16 = 3, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, x² - 16, तो 2x, 3 इससे भी मल्टीप्लाई, 3x², 3 16 से भी मल्टीप्लाई 48। अब ये 2x इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, -0 = 3x² - 48 - 2x। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, पहले x की वैल्यू, उसके बाद x की वैल्यू, उसके बाद कांस्टेंट नंबर, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसको आगे आपने सॉल्व नहीं करना होता, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली आपने इसको अप्लाई कर देना है। तो बाकी आपने कोशिश करनी है क्वेश्चन करने की, और इसी से टेस्ट रिलेटेड होगा, और कोशिश करिए किसी न किसी तरह इसके शॉर्ट और चैप्टर 1 और जो भी टेस्ट में है इससे देख के शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बने हुए हैं शीट में, एंड वो जरूर करें, ठीक है। चलिए आपने इसकी तैयारी